हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसक्यूब टीवी ग्लोबल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रजनी भरारा। और आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है डॉक्टर ज्योति शर्मा, जो कि एक महिला चिकित्सक हैं और साथ ही ये गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर ज्योति से पहले भी हमारे शो पर उन्हें बुलाकर महिलाओं की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज डॉक्टर ज्योति ने बहुत ही अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है और आज हम उनसे शो पर बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज की। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम चाहेंगे कि हम डॉक्टर ज्योति का हमारे शो पर, हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करें। डॉक्टर Thank you ज्योति, so much. बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Rajni, and hello everyone. तो डॉक्टर ज्योति, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी इश्यूज के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है, हम फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी इश्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम महिलाओं की और प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे है वो ये है कि जो बर्थ कंट्रोल है उसके कितने तरीके होते हैं, और क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या उन तरीकों में से ऐसा भी कोई तरीका होता है जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में उसका कोई साइड इफेक्ट हो? एक्चुअली बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा ज्यादातर लोगों को शायद हमारी ऑडियंस को पता ही है। जो बहुत ही कॉमन है मैं उनके बारे में बात करूंगी। कंडोम्स हो सकते हैं, निरोध के नाम से जिन्हें जाना जाता है। आईयूसीडी है, मतलब कि कॉपर टी या मल्टी लोड के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसके अलावा पिल्स हैं, मतलब गोलियां हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, वो भी खाई जा सकती हैं। एंड परमानेंट जो है, जो तरीका वो तो है ही कि ट्यूबल लाइगेशन जिसे बोलते हैं, या नसबंदी है ना। नसबंदी दोनों की ही हो सकती है, मेल्स की भी हो सकती है, आदमियों की भी हो सकती है और औरतों की भी की जाती है। तो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो तो है निरोध या कंडोम्स और गोलियां। ये लोग सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं इंडिया में। हालांकि जो मल्टी लोड और कॉपर टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, शायद लोगों की सुनी सुनाई बातों में जाकर, कि उससे इन्फेक्शन हो जाएंगे या पता नहीं मोटापा बढ़ जाएगा, इस तरह की चीजें। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी तरीके ठीक हैं। देखिए, साइड इफेक्ट्स की जहां तक आप बात पूछ रही हैं, तो साइड इफेक्ट्स हर चीज के कुछ ना कुछ होते हैं, सड़क पे चलने के भी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी तरीका ऐसे फुल प्रूफ हम नहीं कह सकते, लेकिन सावधानी से यूज किया जाए तो सभी तरीके अच्छे हैं। ये कैफेटेरिया अप्रोच होती है कि आप कैफे में गए, उसमें आपको अपनी पसंद का लेना है कि आपको क्या सूट करेगा, आप किसे पसंद करते हैं, बिल्कुल। उस हिसाब से ये मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी सभी ठीक है। आजकल पिल्स भी अच्छे हैं, बहुत ही लो डोज उसमें दवाइयां हैं जो कि कोई हार्म नहीं करती हैं कई साल लेने के बावजूद भी। मल्टी लोड कॉपर्टी भी सुरक्षित है, अगर सही तरीके से लगाई जाए, सही जगह पे लगाई जाए, सही क्वालिफाइड डॉक्टर से लगवाई जाए अगर, तो वो भी सेफ है। और निरोध तो है ही, अगर प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो निरोध से बेटर कुछ नहीं, क्योंकि वो कंट्रासेप्शन तो देता ही है, मतलब गर्भ निरोधक क्षमता तो उसमें है ही। इसके अलावा वो बीमारियों से भी बचाव करता है, जिन्हें हम एसटीडीज कहते हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, उनसे भी बचाव करता है कंडोम यूज करने से। तो डॉक्टर ज्योति, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स रहती हैं, जैसे आई पिल हो गई या इसी तरह की और भी जो पिल्स रहती हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो या फिर आप कंसीव ना कर सकें। तो इस तरह की कोई समस्या रहती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एकदम मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना भी टाइम आप इस्तेमाल करना चाहें करिए, सेफ्टी बस बरतिए। कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, जी। और वो देखेगा क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। ओके। ओके। और डॉक्टर ज्योति, साथ ही एक और सवाल ये है कि क्या फीमेल कॉन्डम नाम की भी कोई चीज होती है? हाँ जी, हाँ जी, फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं, और वो बहुत ही अच्छा एक तरीका है गर्भ निरोधक तरीका अपनाने के लिए। उसका इस्तेमाल भी बहुत ही इजी है, जैसे मेल्स का होता है वो बस बाहर पहनने के लिए है, ये अंदर डाला जाता है विजाइना में जस्ट बिफोर इंटरकोर्स, उसको डालना होता है, और वो भी दोनों ही चीजें करता है, गर्भ निरोधक क्षमता भी है उसमें और प्लस डिजीजेस से बचाव भी।
ओके, तो इससे जुड़ी जैसे, क्योंकि मेल कॉन्डम्स का तो हर किसी को पता है, लेकिन फीमेल कॉन्डम्स के बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इससे रिलेटेड और मिथ वगैरह भी हैं? जैसे आपने बताया कि बर्थ पिल्स के रिगार्डिंग जो मिथ था, आपने बताया कि वो झूठ है, तो क्या फीमेल कॉन्डम्स के रिगार्डिंग की वो फीमेल्स को प्रॉब्लम दे सकता है, वेजाइना में प्रॉब्लम कर सकता है, क्या इस तरह की चीजें होती हैं? कभी कभी थोड़ा अगर ठीक से ना इस्तेमाल किया जाए तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें, क्योंकि रिगोसिटी निशान होते हैं उसमें, है ना, जी जी। लाइनें से उभार होते हैं थोड़े थोड़े, तो कभी ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से कभी थोड़ा सा इरोजन, मतलब कि छिल जाना या इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। पर अगेन वही है कि तरीके का सही इस्तेमाल पता हो तो ये सब चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि कोई बहुत ही डिजास्टर्स कुछ कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं या कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन हाँ, सही तरीका किसी भी चीज को इस्तेमाल होने का पता होना बहुत जरूरी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो डॉक्टर ज्योति, साथ ही महिला और पुरुषों के लिए क्या क्या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। ट्रीटमेंट तो उस पर डिपेंड करता है कि दिक्कत कहाँ है ना। अगर हम जैसे मेल्स की बात करें तो मेल्स में सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है आजकल लाइफस्टाइल और जो स्मोकिंग या हम्म ओवर यूज ऑफ अल्कोहल से हम्म। स्पर्म्स का कम हो जाना। तो उसके लिए ओके। ट्रीटमेंट में देखना पड़ेगा कि क्यों है वो स्पर्म काउंट कम, क्या इन्फेक्शन है, क्या जो उसकी नली होती है क्या वही ब्लॉक है, स्पर्म हम्म थोड़े भी हैं या नहीं है, उसके हिसाब हम्म से कुछ दवाइयां हो सकती हैं। हम्म और अगर नहीं बढ़े स्पर्म काउंट तो आईयूआई एक तरीका होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें अच्छे स्पर्म्स को अलग करके और उसे डायरेक्ट यूट्रस में डाल दिया जाता है फीमेल के। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। ऐसे ही फीमेल्स में है कि डिपेंड करता है कि दिक्कत कहाँ है। अगर पीसीओडी है, जैसे जो आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, अंडा ही नहीं बन रहा है, तो अंडा बनाने की दवाइयां दी जाएंगी। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा। अगर हम्म फिर भी नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, कुछ बाहरी और कोई कारण है, मतलब फ्लूइड में कोई दिक्कत है, स्पर्म्स मर जाते हैं, तो उसके लिए आईयूआई एक मेथड है। कुछ भी ना हो तो आईवीएफ एक मेथड है, जिसे हम टेस्ट बेबी के नाम से जानते हैं। तो ओके। तरीके तो बहुत हैं, लेकिन इस समय सारी चीजों पे हम इतना डिटेल नहीं जा पाएंगे। वो देखना पड़ता है कि कहाँ दिक्कत है और फिर उस दिक्कत को दूर किया जाए। अच्छा, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक कोई ऐसी ओके गोली नहीं है कि गोली खाई और कंसीव कर, ठीक है, ओके जैसे ओके, कई तो पेशेंट्स आते इसका हैं एक बोलते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। जी जी, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके। और क्या सर्जरी वगैरह भी इनफर्टिलिटी इशू से रिलेटेड रहती है? अगर अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उसके लिए किया जा सकता है सर्जरी। ठीक है, अगर मेल की वो जो ट्यूब है जहाँ से स्पर्म्स को आना है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको ठीक किया जा सकता है। या रसौली या कुछ ट्यूमर्स, रसौली का मतलब है ट्यूमर टाइप की चीजें अगर अंडेदानी में है, उसको हटाया जा सकता है। तो ओके वो भी सर्जरी से ही संभव है। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो कि सर्जरी कभी कभी नौबत आ सकती है, कभी ओके कभी, ओके हालांकि बहुत ओके। कम होता है तो जी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो डॉक्टर ज्योति, एक और सवाल मेरा ये है कि कई बार ऐसा होता है छींकने की वजह से, जी हाँ, खांसने की वजह से या छींकने की वजह से, और मैंने ऐसा अक्सर सुना है कि बड़े जो उम्रदार लोग हैं, उन लोगों में ये परेशानी ज्यादा रहती है, जब खांसने की वजह या छींकने की वजह से पेशाब निकल जाता है। तो जी जी, इसके इसका क्या कारण रहते हैं, और कैसे हम इस परेशानी को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअली ये क्यों होता है पहले हमें ये जानना जरूरी है। जो पेशाब की नली थैली होती है, उसके पास जो नली होती है, उन दोनों के बीच में एक मसल होता है छोटा सा, जिसे स्फिंक्टर कहते हैं, वॉल्व समझ लीजिए उसे, जो कि रोकता है, उसको होल्ड करके रखता है यूरिन। हम्म। और कभी वो वीक हो जाए तो ये समस्या आती है। जी। वो यूजुअली यंग एज में तो इसलिए हो जाता है कि कई बार फॉल्टी चाइल्ड बर्थ वगैरह से उससे दिक्कत हो जाती है और वो डैमेज हो जाता है, या नर्व डैमेज हो जाए वहां की, तो होता है ये प्रॉब्लम। अच्छा। ओल्ड एज में अगेन वही मसल वीकनेस की वजह से होता है। तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वैसे, एक पेरिनियल एक्सरसाइज होती है। पेरिनियल मतलब उस जगह के लिए एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज समझें फिजियोथेरेपिस्ट से जाके, ठीक है, और उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। प्रिवेंशन एक ये भी है कि जब डिलीवरी करानी हो तो वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराई जाए, दाइयों या उनसे ना कराई जाए, जिससे कि वो पूरा टाका लगाया ओके। जाए, जगह वैसी की वैसी बनाई जाए। तो ये जी। कुछ चीजें हैं, पर एक्सरसाइज से बहुत कुछ संभव हो जाता है कि अगर डेवलप हो भी गया है, स्ट्रेस एंड इनकंटिनेंस कहते हैं इसे, अगर वो डेवलप हो भी गया है तो भी वो ठीक किया जा सकता है।
इस सिंपल मेजर से ना ठीक हो तो फिर कुछ मेडिसिन भी होती हैं, और बहुत रेयर केसेस में कई बार सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। तो क्या ये यंग लोगों में भी देखी गई है ये परेशानी? वही मैं बोल रही हूँ कि अगर यंग लोगों में होगी तो वो यूजुअली डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ से होता है, डिलीवरी अगर डिफिकल्ट रही हो तो उससे होता है। ओके। पर वो भी डेवलप हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, है ना, यूजुअली अच्छा। ऐसा होगा। पर ओके। अगर ऐसा नहीं है, लेटर एज में हो रहा है, तो फिर दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं जो मैंने बताए। तो क्या ये परेशानी सिर्फ महिलाओं में देखी जाती है या फिर ये परेशानी पुरुषों में भी होती है? पुरुषों में भी होती है, पुरुषों में भी होती है। उनमें प्रोस्टेट नाम की एक ग्लैंड होती है, उसकी सर्जरी के बाद में यूजुअली डेवलप हो जाता है। पर प्रोस्टेट की सर्जरी नेचुरली ओल्ड एज में ही होती है, एक जी। पर्टिकुलर एज के बाद ही होती है, तो यूजुअली उनमें लेटर स्टेजेस में देखा जाता है। फीमेल्स में लेकिन अगर चाइल्ड बर्थ में कुछ प्रॉब्लम आई है, स्फिंक्टर डैमेज हो गया है, तो उसमें यंग एज में भी हो सकता तो डॉक्टर, लेकिन इसका जो आपने से जो परेशानी है, लेकिन इसके लिए भी एक प्रॉपर एक्सरसाइज रहेगी या फिर कोई सर्जरी रहेगी? ऐसी कोई एक दवाई या कोई ऐसी घुट्टी नहीं है जिसको पी के या जिसको लेकर आप ठीक हो जाए, ऐसा है। कुछ हाँ, नहीं? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके। दिखाना पड़ेगा रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, वो सारा जी। देख के इन्वेस्टिगेट करके पेशेंट को फिर ट्रीटमेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो डॉक्टर, एक और मेरा सवाल ये है कि पीरियड कितना लेट होना असल में चिंता का विषय होता है? पीरियड लेट होना मतलब देखिए 7 डेज प्लस माइनस तो नॉर्मली माना जाता है, ठीक है। पर अगर 6 वीक से ज्यादा, लाइक 45 डेज का साइकिल भी किसी किसी का हो सकता है। अगर ओके। 45 डेज से लेट होता है तो फिर इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, फिर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि क्यों हो रहा है। कि वही जैसे मैंने बोला है कि पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है, तो एक कारण वो हो सकता है अगर यंग एज है। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, ओवरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं, बच्चेदारी में कोई दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, उसमें कम कम भी पीरियड आता है और लेट लेट भी हो जाता है, ठीक है ना। बाकी इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ओके। ओके। कारण है जिनमें कि ऐसा हो जाता है। और अगर 45 डेज से लगातार ही लेट आ रहा है या इतना टाइम हर बार ही हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं और महीने में सही टाइम पर हो जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एकदम से वो लेट हो गए, तो हम एक महिला को, एक औरत को कितने दिन का वेट करना चाहिए कि सेवन वो डेज डॉक्टर को कंसल्ट करे? सेवन 7 डेज डेज 7 डेज यस। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में बहुत ज्यादा हैवी फ्लो की दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा हम्म होता है कि नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन अचानक से अगले महीने बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होने लगता है, तो हम्म उसके क्या कारण रहते हैं? उसका कारण सबसे कॉमन तो यही हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई हो और फिर अबॉर्ट हो रहा हो। यूजुअली तो ओके। यही देखा गया है कि उन्हें पता ही नहीं लगा, 3 4 5 दिन ऊपर हुए और फीमेल ने सोचा कि ये तो ऐसे ही हो गया है, और फिर वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में गया और फिर ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि बहुत बार अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें पता लगता है अंदर कुछ फोकस पड़ा हुआ है। हम्म। इसके अलावा जो है वो डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकता है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स जी। डिसबैलेंस हो जाते हैं कई बार बॉडी में, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जैसे हम पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नलों में सूजन का हो जाना, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हैवी फ्लो विद पेन, ये सब हो सकता है। थोड़ा एज ज्यादा है अगर, तो उसमें फिर फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम आती है। फाइब्रॉइड्स एक तरह के यूट्राइन ट्यूमर्स होते हैं, यूट्रस में हम्म। ट्यूमर टाइप की चीज होती है, बेनाइन होते हैं हालांकि, पर वो भी हम्म। ब्लीडिंग ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी, जो कॉमन कारण है। तो साथ ही लेट होने के साथ साथ डॉक्टर, कई बार ऐसा भी होता है कि जो पीरियड्स है वो बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। अगर आपकी जो डेट है वो 1 हफ्ते बाद की है या 15 दिन बाद पहले हो जा रहे हैं, इसके क्या कारण रहते हैं? इसके भी सबसे ज्यादा कॉमन कारण सूजन का होना, नलों में इन्फेक्शन का, या हार्मोनल डिसबैलेंस, ओके। दो ही मेन कारण है। पर वही है, फाइब्रॉइड्स अगर ज्यादा एज है और उनमें जल्दी जल्दी आ रहा है तो अगेन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो, क्योंकि ज्यादा ब्लड लॉस से सबसे बड़ी बात तो है वीकनेस आएगी, एनीमिया डेवलप हो जाएगा, खून की कमी हो हम्म। जाएगी, मतलब, हम्म। ठीक है। और एक प्रॉब्लम तो है ही है, अनसर्टेनिटी इज अ प्रॉब्लम वैसे भी। तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ इंटरनल चेकअप भी होता है, उसके बाद में कॉज को फाइंड आउट करके और फिर उस चीज का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, टाइमली कंसल्ट करना बहुत जरूरी है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। अगर रेगुलर ऐसा हो रहा है तो? जी जी, 3 4 महीने भी हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं जरूर। तो अगला सवाल मेरा आपसे डॉक्टर ये है कि जब किसी इंसान को एसटीडी हो जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर उनको हो जाता है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए? कॉमन लक्षण है, एक तो इचिंग हो सकती है, उस प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो हम्म। सकता है वहां से, मतलब पानी का पड़ना, जिसमें स्पेसिफिकली बदबूदार पानी हो सकता है वो।
गाढ़ा गाढ़ा पीले रंग का पानी भी हो सकता है, हरे रंग का भी थोड़ा हरापन लिए हुए पानी भी हो सकता है। इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग कभी कभी हो सकती है, वहां पे रैशेस हो सकते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, इवन बॉयल्स टाइप की चीजें हो सकती हैं, इरप्शंस हो सकते हैं, मतलब ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि अगर ऐसा हो किसी को तो तुरंत दिखाने की जरूरत है। महिला और पुरुष दोनों में ही? हाँ, दोनों में ही, दोनों में। पुरुषों में डिस्चार्ज नहीं होगा, फीमेल्स की मैं बात कर रही थी, फीमेल्स में डिस्चार्ज होगा, पर हाँ बाकी चीजें जितनी बताई हैं कि इचिंग होना, रैशेस होना, कुछ बम्प्स होना, बॉइल्स होना, इरप्शंस होना, ये दोनों में ही हो सकता है। अगला सवाल डॉक्टर ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है डाइट के लिए। यहाँ जो इंडिया में कम से कम हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं, ज्यादातर की फीमेल्स आर नॉट कॉन्शियस फॉर देयर डाइट, ठीक है ना। डाइट में हमेशा वो कंप्रोमाइज कर लेती हैं, अच्छा चलो घर वालों को दे दो, हमें रहने दो, ऐसे। तो ये भी थोड़ा डाइट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो रेगुलर सप्लीमेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि 2 ही हैं बस, आयरन और कैल्शियम। वो सारे सरकारी संस्थानों में भी उपलब्ध हैं, किसी छोटी पीएचसी पे भी मिल जाता है ये दोनों चीजें। तो वो सप्लीमेंट्स कम से कम लें, अगर और कोई खास ना भी ले पाए तो। और तीसरी चीज है कि टाइम टाइम पे कंसल्ट जरूर करें गायनेकोलॉजिस्ट से, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, जहां भी अफोर्ड किया जा सकता है, जहां पे भी जाया जा सकता है। लेकिन वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो इग्नोर करने से बढ़ती जाती हैं, और फिर उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत अच्छे सेंटर पे भी मुश्किल हो जाता है, कई बार इतनी ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, डाइट का पूरा ध्यान रखें, और कम से कम मिनिमम सप्लीमेंट्स जो है आयरन और कैल्शियम वो तो जरूरी है, एंड फॉलिक एसिड ऑफ कोर्स। क्या कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं या कुछ ऐसे फल है जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए? जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पपीता खाते हैं तो पपीता जो है वो अबॉर्शन का रीजन बन जाता है, तो क्या ऐसा होता है? मिसकैरेज का, आई एम सॉरी। एक्चुअली आयुर्वेदिक में ये, आयुर्वेदा में ये कंसेप्ट है कि पपीता और पाइनएप्पल भी, ठीक है, वो नहीं खाना चाहिए, वो थोड़ा गर्म करता है या ऐसे उससे अबॉर्शंस हो जाते हैं। पर इन माय ओपिनियन पका हुआ लेने में कोई हर्ज नहीं है, पका पपीता या पका पाइनएप्पल नहीं कोई नुकसान करता है। पर मैं अपने पेशेंट्स को वैसे ये बोलती हूँ कि एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप कुछ ना खाएं या खाएं, पर चलिए घर वालों को सबको साथ लेके चलना है, तो ठीक है। अगर कोई खुशी हो सकता है इस बात से कि नहीं खा रहे, हमारी बात मान रहे हैं, तो बड़ों का आदर करें, ना खाएं, क्योंकि ये दोनों फ्रूट्स वैसे भी ऐसे नहीं है कि जिन्हें आप रेगुलर लेती हैं। अदरवाइज अपने के स्टेट में भी कोई रोज तो कोई ये दोनों फ्रूट खाता नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ना भी खाएंगे तो भी चलेगा। पर एज पर अगर मैं मेडिकली बोलूं तो ऐसा कुछ हार्म नहीं है पका हुआ खाएगा। साथ ही डॉक्टर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन कौन सी दवाइयां एक गर्भवती महिला को लेना जरूरी है, और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए और जो कई बार प्रेग्नेंट वुमेन्स ले लेती हैं? जो बहुत जरूरी है वो शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड है, क्योंकि इस समय बच्चा बन रहा होता है, और फॉलिक एसिड की कमी से बच्चे के शरीर की बनावट में कुछ विकृतियां आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। कंसीव करते ही, बच्चा पेट में पड़ते ही फॉलिक एसिड लेना चाहिए, और 3 महीने तक लगातार लेते रहना चाहिए। बाद में आयरन और कैल्शियम रेगुलर सप्लीमेंट है जो हर गर्भवती स्त्री को लेना चाहिए। इसीलिए सरकारी, इवन जो छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं, पीएचसी जिसे हम कहते हैं, वहां भी उपलब्ध है ये, और वो इसीलिए है क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो नहीं लेना चाहिए, तो आई वुड से कि बजाय किसी एक पर्टिकुलर ड्रग का नाम लेने के, देखिए कहीं अगर छोटा मोटा दर्द है, हल्का बुखार है, या कहीं भी हेडेक है जैसे थोड़ा, तो उसके लिए पैरासिटामोल बहुत सेफ है, वो लिया जा सकता है बिना कंसल्ट किए। पर इसके अलावा कोई भी दवाई लेने के पहले हमेशा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें कि ये लेना है या नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स है ना, यहाँ अभी हम सबका नाम ले नहीं सकते हैं। तो बेस्ट हमारी ऑडियंस के लिए मेरी यही है कि कोई भी ड्रग लेने के पहले जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पैरासिटामोल अगर वो लेते हैं तो पैरासिटामोल सेफ है, वो लिया जा सकता है। आजकल के समय में डॉक्टर, इनफर्टिलिटी इश्यूज के मुख्य कारण जो है वो क्या है? जैसे आपने बताया कि मेल में तो आपने बताया, लेकिन फीमेल्स के क्या कारण? फीमेल्स में पीसीओडी भी मैंने बताया, पीसीओडी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें कि अंडा नहीं बनता है, या इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब का ब्लॉक हो जाना हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस भी इसी टाइप का इन्फेक्शन है जो कि दिक्कत करता है, ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है और कंसेप्शन नहीं होने देता है, यही मेन है।
बाकी सिंपल हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होता है बहुत बार कि वो एक दो मेडिसिन देके ही ओवुलेशन हम करा पाते हैं उस पेशेंट में, और फिर कंसीव कर लेता है नेचुरली पेशेंट, ऐसा भी। सबसे ओके ज्यादा ओके। दो ही हैं, पीसीओडी एंड पीआईडी, मतलब इन्फेक्शन। लेकिन डॉक्टर एक और सवाल ये है कि कई बार आजकल के समय में क्योंकि पहले के टाइम में फीमेल्स जो थी वो जल्दी शादी कर लेती थी और शादी उनकी जल्दी हो जाती थी, तो कोई उतनी हाँ। प्रॉब्लम नहीं रहती थी। लेकिन आजकल लोग ऐसा भी कह रहे हैं क्योंकि विमेन ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, जी तो इस वजह जी। से वो शादी अपना सेटलमेंट के बाद ही वो करना चाहती हैं। तो ऐसे में जब उनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या एज अ डॉक्टर आप कहेंगे कि वो सच में एक मुख्य कारण बन रहा है इनफर्टिलिटी का? अगर बहुत ही ज्यादा लेट मैरिज हो, हालांकि जो मैं मेरे कांटेक्ट में जितने भी कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स आई हैं वो फिर भी 30 की एज तक तो कर ही रही हैं शादियां, और दे ट्राई टू कंसीव अराउंड 32-33। ठीक है, तो दैट इज इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट टू लेट। हालांकि हाँ ठीक है, कहा जाता था पहले, हम लोग भी बोलते थे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी शुड बी बिफोर एज ऑफ 30। ठीक है, 30 साल से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 32-33 में भी लोग कर रहे हैं कंसीव, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इनफर्टिलिटी अगर है भी तो वो सिंपल इनफर्टिलिटी होती है उन पेशेंट्स में, अगर कोई मेजर वो नहीं है तो, कि भाई चलो ओवुलेशन नहीं हुआ, प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ कंसीव करने में, इसलिए दिक्कत है, सिंपल मेडिसिन से वो ओवुलेशन करा के और कंसेप्शन हो जाती है। हाँ, अगर ज्यादा कोई दिक्कत है तो फिर उसका रीजन यही कुछ होता ही है कि पीसीओडी होगा या तो इन्फेक्शन होगा, ट्यूब ब्लॉक होंगी, कुछ ना कुछ होगा, हार्मोनल हम्म। डिसबैलेंस होगा। तो अगर तो आप ये डॉक्टर ये हमारी सारी महिलाओं को ये कन्वे करना चाहेंगी कि कोई जल्दबाजी जरूरी नहीं है, तो आप आराम से, अगर आपको अपने करियर की तरफ बढ़ना है तो आप अपने करियर की तरफ बढ़े, और बाद में भी आज साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि वो ऐसे इश्यूज बिल्कुल को सॉल्व कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कैरियर इज ऑल्सो वेरी या इंपॉर्टेंट नाउअडेज ना। अब हम ये नहीं कह हाँ, सकते कि ऑब्वियसली। क्योंकि तुम फीमेल हो इसलिए भैया तुम अपना घर बच्चा ही देखो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ तो जी। कैरियर इंपॉर्टेंट है, कैरियर बनाइए, और कोई परेशानी नहीं होती है यूजुअली। ठीक है, 30 की एज तक कैरियर बन ही जाता है यूजुअली। ठीक है, जी। तो 30-32 पे भी शादियां करें और फिर कंसेप्शन के लिए करें तो आई डोंट थिंक बिग हैसल। ओके ठीक है, ओके। ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, जी। बहुत लेट मत करिए, जैसा आप कह रही थी कि बहुत ही ज्यादा एज, लाइक अगर 35 से ऊपर हो जाता है तो वो फिर मेडिकल इशू बनते हैं, कि मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर का हो जाना पेशेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कई बार ही हो जाता है। एंड 35 के बाद जैसा सुना ही होगा आप लोगों ने कि डाउन सिंड्रोम और कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्राइसोमीज वगैरह के। ठीक है ना, तो 35 के जरूर पहले हो जाए तो बेटर है। 32-33 इज द, मतलब कोई बात नहीं, किया जा सकता थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, इतनी है। इंपॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, सेम हियर, आई डू फील नाइस। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एसक्यू टीवी ग्लोबल।